हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल एक्चुअली छुट्टी है, तो परसों की क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो कल छुट्टी है, आज एक्सपायरी थी, तो आज काफी वोलेटाइल एक्सपायरी थी। एक टाइम पे लग रहा था रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, फिर लास्ट में उसने जो लेवल था उसको रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया और काफी एक इंटेंस सेलिंग आई। काफी सारे स्टॉक्स में मेटल और बैंकिंग ने सबसे ज्यादा खींचा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, कोटक, रिलायंस, काफी सारे स्टॉक का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन मेजर हाईलाइट वो हैं जो स्टॉक काफी दिन से भाग रहे थे और बहुत सारे लोग उसमें आसमान छूने की कोशिश कर रहे थे, तो आज लपेटे गए। जो कि आपका टाटा स्टील, हिंडाल्को और जितनी भी आपकी मेटल कंपनीज थी जो एक यूफोरिक मूव दे रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट अभी इनको मौका नहीं देगा, एक और बाउंस हो सकता है दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम टॉप के आसपास है। एक और बाउंस मिलता है तो उसमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि नई एंट्री लेने की। तो वो एक मौका मिलेगा, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग उसमें एंट्री करके फिर से एक नई रैली का वेट करेंगे और फंसेंगे, क्योंकि विधि का विधान यही है कि नया ट्रेडर जो मौके छूट जाते हैं उस मौके के बदले के लिए दोबारा घुसता है और फंसता है। तो ये सिंपल चीज है, ये होना है। ओवरऑल सरप्राइजिंग एलिमेंट था टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स आज काफी स्ट्रांग था, काफी बड़ी रैली दी। और आपका एसबीआई, तो ये दो स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर रहे थे आज। जो पीएसयू बैंकिंग है उसमें आज रैली थी, तो उसमें आपने एसबीआई को देखा जो लीडर था। बहुत ज्यादा रैली नहीं थी, फिर भी मतलब पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में डाउनसाइड था, तो उसके हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो ये ओवरऑल समरी थी। हम 154 पॉइंट्स डाउन अप्रोक्सीमेटली बंद हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरीके से हम अगले 2-3 दिन या फिर अगले एक हफ्ते में प्ले आउट करेंगे और क्या कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड टूटा है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड के बारे में। तो राइट नाउ अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफी रेड में है। और जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ तो ये इतने ज्यादा बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर उस टाइम पे बुरा परफॉर्म करते तो मुझे लगता है हमारा मार्केट शायद 300 पॉइंट निफ्टी में डाउन बंद होता, तो काफी बड़ा फॉल आ सकता था। लेकिन फिर बच गए हम, कल की तरह कल भी बच गए थे, आज भी बच गए। तो होता है ऐसा, लेकिन बार बार नहीं बचेंगे। ये चीज मैंने कल भी कही थी, आज भी कहता हूं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं तीनों इंडेक्स गिर रहे हैं। डाउ जोन्स गिर रहा है, एसएनपी गिर रहा है, टेक, तो तीनों में फॉल आया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जो रिसेंटली क्वार्टर इन्फ्लेशन है, वो काफी हाई आई है। 13 साल में पहली बार ये रीडिंग पहली बार आई है। जैसे हम लास्ट मंथ जीडीपी की बात करते थे, रिकॉर्ड जीडीपी, तो अब इन्फ्लेशन भी तो रिकॉर्ड आएगी ही, क्योंकि इतना पैसा पुश किया गया है चीजों के। मतलब इन्फ्लेशन, सीधी सी बात है कि आप मेटल में देख लीजिए, जो मेटल में प्राइस हाइक हुआ है वो भी तो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन की रीडिंग को इतना हाई पे ले आए हैं। 13 साल की हाईएस्ट रीडिंग है, तो उसके कारण नर्वसनेस है कि कहीं रेट हाइक जो उम्मीद थी कि बहुत बाद में होगा, 2023 में होगा, 24 में होगा, वो कहीं जल्दी ना हो जाए। तो इसका डर जो है मार्केट को सता रहा है। तो इसलिए आज मार्केट डाउन है। आप देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर जो हमारी करेंसी है वो भी कमजोर हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बॉन्ड्स हैं, आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें स्पाइक आया है 1.66 का। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नैस्डैक जो है टेक सेक्टर में काफी सेलिंग आई है। दूसरी चीज है कमोडिटीज में भी आप देख सकते हैं काफी बाउंस है। आपका ऑयल ऑलमोस्ट 70 के पास पहुंच रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है डॉलर में भी बाउंस है। तो डॉलर में जब बाउंस होता है तो ऑयल नॉर्मली गिरता है, लेकिन डॉलर और ऑयल दोनों साथ में जाना एक थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। लेकिन हो सकता है कि काफी जो शिफ्ट है मेजर, वो टेक और जो भी स्टॉक से निकल के कमोडिटीज में या जो भी चीजें हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि रियल कमोडिटी की वैल्यू ना बढ़े, लेकिन ट्रेडिंग वाइज तो कमोडिटी में पैसे जा सकते हैं। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डाउ जोन्स का जो चार्ट है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक कल ट्रेंड बनाया था, उसके हिसाब से पहला जो टारगेट था हिट हुआ था, उसके बाद बाउंस था। और मैंने आपको कल भी कहा था कि जो इसका जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट वाला है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं। तो एक और फॉल की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से हम काफी 600-700 पॉइंट और गिर सकते हैं डाउ जोन्स में, जो वहां का मेजर इंडेक्स कहलाता है। अब नैस्डैक की मैंने बात की थी, तो कल मैंने इस कैंडल पे आपको बोला था कि इस कैंडल के बराबर एक और कैंडल बनना चाहिए और हमको इस एरिया में एक बार जाना चाहिए। अब देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कल आपको कहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार क्या है, मतलब यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हो, इंडियन मार्केट
क्यों नहीं कर पाते? तो मैंने कहा इंडियन मार्केट भी किया था, अगर आपको कल पता हो, और 2 दिन पहले फॉल बैक की बात भी की थी, तो फॉल बैक में हम आ चुके हैं एक अच्छे एरिया में। और ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से साथ दे रहा है, उस तरीके से एक जेन्युइन करेक्शन जो ड्यू था और जो पागलपंती की 4-5 दिन की रैली थी जिसमें लोगों ने काफी एंजॉयमेंट किया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ओवर हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है मार्केट की बस जाता ही जाएगा, कुछ भी न्यूज आए तो भी जाता जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अब मार्केट सेल द बाउंस वाला हो गया है, ना कि बाय द डिप वाला है। और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं आपका नैस्डैक के, वो अभी भी करंट लेवल से आप देख सकते हैं 100-150 पॉइंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कल हमारे यहाँ मार्केट बंद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल ये टच कर जाए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट, अगर आप कहते हो डाउनसाइड के लिए एक्सपेक्टेशन है, तो बेस्ट ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बाउंस आए और फिर आपका कल फिर से एक कैंडल बने जो नीचे की तरफ हो। ये कह सकते हैं कि पहले भी बन सकता है और कल भी बन सकता है, लेकिन इस एरिया पे सपोर्ट मिलना चाहिए। और इस एरिया में आप देख सकते हैं कई बार सपोर्ट बना है, तो हो सकता है हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो फिर मुश्किल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहे हैं। आपने यहाँ पे भी देखा, ये कि इंपॉर्टेंट लेवल था ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं मार्च के बाद अभी टूटा है। तो अगर मार्च के बाद वाली चीजें अभी हो रही हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, पहली बार। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी की बात करूंगा मैं। आईटी में हमने सपोर्ट की बात की थी, जहां पे आना चाहिए वहां पे पहुंच गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करने का वेट करिए, क्योंकि 2-3 बार आप देख सकते हैं इस बहुत दिन से इसको होल्ड कर रहा है, और एक बार तो नीचे आके भी ऊपर आया है। तो मेरे हिसाब से इसको वेट ही करना बेटर रहेगा। आप डिसीजन मत लीजिए आईटी सेक्टर पे अभी फिलहाल। और आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है 25,600, मतलब 200 पॉइंट और गिर सकता है, उसके बाद आप शॉर्ट करिए, क्योंकि फिर एक कंफर्म्ड डाउन ट्रेंड बनेगा जो कि हमको यहां तक लेके आएगा 25,000 तक, मतलब 3 से 4% का फॉल। अब जो अगला है वो है आपका निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कल भी बात की थी आपको कि इस एरिया को अगर हम तोड़े तो हम नीचे वाले एरिया में जाएंगे। 14,600 मैंने लेवल बताया था, 600 तो नहीं गया, लेकिन 650-60 के आसपास गया। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रेफरेंस पॉइंट अब मिल गया है हमें कि ये जो मार्केट का जो ट्रेंड है, इसका जो रेजिस्टेंस है 14,950 के आसपास है, सपोर्ट आपका 14,600 के आसपास है। किसी भी तरफ टूटे तो आपका वो डिसाइसिव मूव होगा अगले एक हफ्ते के लिए। अगर हम नीचे की तरफ तोड़ते हैं 14,630, तो मेरे हिसाब से अगले कम से कम एक हफ्ते तक मार्केट डिसाइसिव मूव उसी तरफ जाएगा। और अगर आपके रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो 14,200 एक अच्छा रेफरेंस है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से एक पहला टारगेट ये हो सकता है, एक बाउंस आए और फिर एक दूसरा टारगेट, तो हो सकता है हम दोबारा से रिटेस्ट करें 14,200। तो अगर कोई ट्रेंड एनालिसिस कर रहा था, यहाँ पे मैंने बात की थी फॉल बैक की, और हम फॉल बैक हो चुके हैं। अब इस एरिया को तोड़ते हैं तो हम वापस से 14,200 की तरफ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग के अंदर ये सवाल हो रहा होगा कि क्या हम 14,200 जाके फिर से बाउंस करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे तो काफी सारे ऐसे क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं जो काफी बुरे दौर का इशारा कर रहे हैं। अब वो आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ट्स में वैसा दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी कर लीजिएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप पूछो मुझसे कि क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप इस ब्रेकडाउन का वेट करिए, या फिर अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 730 के ऊपर, 730 740 के ऊपर ही बाय करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। तो ये एक चीज हो गई। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ये टूटी है, और इसको तोड़ने के बाद ये वापस एक कोशिश किया इसने, फिर फेल हुआ। ओवरऑल हमने लो एरिया में ही क्लोजिंग दी है, और मेरे हिसाब से अभी बैंक निफ्टी बहुत रिस्की एरिया में आ चुका है और यहां से बहुत तगड़ा टूट सकता है। पहला टारगेट 31,900 है और दूसरा टारगेट आपका 31,200 है। और आप एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता था, पहले भी मैंने कहा था कि जो आपका अब पूरे ट्रेंड का ब्रेकडाउन पॉइंट है वो अब 30,400 नहीं है, वो 31,200 है। इस एरिया में आपका आएगा, और इस एरिया को टूटने पे हम बहुत बड़ा पैनिक काइंड ऑफ फॉल भी दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो इस अब कितना आएगा डीप वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम यहां से उम्मीद करते हैं तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो सकता है 28,800 तक का। तो इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि पुराने लेवल्स तो टूटते हैं, क्योंकि मार्केट एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 दिन नेगोशिएशन के बाद बहुत सारे लोगों ने WXYZ पता नहीं क्या क्या बना डाला था, और यहाँ पे तारे जमीन पे वाली फोटो बना दी थी कि इधर ही जाने वाला है। तो अभी मैं आपको बता दूं WXYZ सब हो गया है। अभी ये ट्रेंड जो चल रहा था वो चल रहा है। इसीलिए कहता हूं ना कि सिर्फ वन साइडेड एनालिसिस मत करिए, दोनों साइड का करिए। ठीक है, ऊपर भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया करिए। आप लोग क्या सपोर्ट के साथ काम करते हो, मैं रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा पसंद करता हूँ काम, इसीलिए कई लोग को मेरा एनालिसिस पसंद नहीं आता, लेकिन रेजिस्टेंस भी काम करते हैं जिस तरीके से आपका सपोर्ट।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज के फॉल के बाद। अब हम बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की जो है HDFC। अब HDFC को मैंने लास्ट वीक एनालिसिस किया था, तो उसमें एक ब्रेकआउट था, लेकिन ब्रेकआउट फिर से फेक करके फिर नीचे आ गया। ये बहुत धोखा दे रहा है मेरे हिसाब से। 2370 तक फिर से जाएगा और 2370 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि HDFC एक मेजर ड्राइवर होना चाहिए निफ्टी का, मेजर ड्राइवर। तो मेरा यहाँ पे एनालिसिस ये होगा कि HDFC अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है 2370 के, तो एक बहुत ही एक नई रेंज में एंट्री होगी इसकी, और पहले ये नीचे की तरफ जाके सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक दिन में तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ 2280 पहला सपोर्ट आपका होना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं अगला स्टॉक जो SBI है, जिसने काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है आज। तो अब बहुत सारे लोग को ये होगा कि यार SBI इतना पॉजिटिव मोमेंटम क्यों दिखा रहा है, क्या यहाँ से इसका ट्रेंड बदलने वाला है? तो बहुत सारा जो डाउट है आपका, उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, इसका सपोर्ट 361 के आसपास सपोर्ट है इसका। 360 जब तक नहीं तोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, ये पॉजिटिव अप्रोच है इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है फुदकते हुए धीरे धीरे जाए, लेकिन बहुत ही खतरे वाले एरिया में है क्योंकि इसका सपोर्ट बहुत पास में है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो करंटली 362 363 के आसपास है। जैसे ही उसको तोड़ता है तो आप इस नए रेंज में आ जाएंगे, और इस रेंज के लिए आपको सबसे पहले नीचे देखना पड़ेगा कि कितना सपोर्ट है। इसका जो सपोर्ट है बहुत नीचे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक एरिया है जिसमें बहुत तेजी से गिर सकता है। बहुत सारे लोग इसको एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए किस तरीके से काम करता है, बहुत डेंजरस प्रोस्पेक्ट है इस स्टॉक का, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन आप स्टॉप लॉस याद रखिए और ब्रेक डाउन पॉइंट याद रखिए, और SBI को उसके लिए ट्रेड करिए अपसाइड के लिए, क्योंकि ये बहुत धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए, तो नहीं दिख रही है। जो अगला एक स्टॉक है एक्सिस बैंक की बात करूंगा। एक्सिस बैंक ऑलरेडी काफी वीक है, और मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक अगर आप बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 711 है, 711, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसका जो टारगेट होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए 674, और दूसरा टारगेट 650। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है और तोड़ चुका है एक्चुअली, इसने रिएक्शन दिखा दिया है। बस इसके जो अगले लेवल्स हैं वो आपको देखना है। 674 पहला होना चाहिए, यहाँ पे एक गैप था वो फिल हो सकता है। उसके बाद जो अगला टारगेट 650 का है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ओवरऑल आपको अभी क्या अप्रोच लेनी है कि अगर यहाँ से एक बाउंस मिले, अगर बाउंस मिले तो वो सेल है 711 712 के आसपास, और अगर बाउंस ना मिले, आपको सीधे एक गैप डाउन मिले तो छोड़ दीजिए, फिर एक बाउंस का वेट करिए, फिर आप सेल करिए। तो जो बाउंस आपको आएगा वो 690 के आसपास आएगा। तो पहला आपका टारगेट 674 है, फिर अगर एक बाउंस मिल जाए 690 तक का तो अच्छी बात है। अगर इसको फिर ब्रेक डाउन कर दे, 674 को भी ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर आपका टारगेट सीधे 652 के आसपास हो जाएगा। तो ये स्टॉक था। उसके अलावा सन फार्मा, अभी इस समय काफी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो सन फार्मा के बारे में मेरा यही व्यू होगा कि करंटली सन फार्मा में थोड़ी सी आपको रेस्ट लेने की जरूरत है इस स्टॉक में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये इस एरिया में आएगा, आपका ये टारगेट 688 685, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आके धीरे 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 अगर बहुत नीचे भी नहीं गया, इस एरिया में कहीं पे सपोर्ट लेगा। ये आपका एरिया 675 से लेके 685 के आसपास होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। अगर बाय करना है तो इस एरिया में बाय करिए, 675 से लेके 680 के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा एरिया है। तो सन फार्मा का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल के लिए एक थोड़ा पॉज हो सकता है, और ये पॉज आपका कम से कम 3 से 4 दिन भी हो सकता है। तो थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन अगर आपको पता है क्या कर रहा है तो आपको टेंशन नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। कल छुट्टी है तो कल मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, और कल का स्टेटस वीडियो कल के शाम के यूएस मार्केट को देखने के बाद ही बनाने का सेंस बनता है। तो मैं शायद कल वीडियो ना बना के मैं लाइव आऊं। तो मिलते हैं फिर कल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।